नमस्कार दोस्तों। आज के 1000 जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। इस पूरे वीडियो के अंतर्गत हम जो प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, जो जीएस के 1000 ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसे हम कवर करेंगे और इन प्रश्नों से और भी प्रश्नों को समझेंगे। तो बिना समय गवाए आइए हम अपने लेसन्स की शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था, आपको बताना है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने रहे, आपको बताना है कि वह कौन सा था जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो विश्वविद्यालय की बात आ रही है तो आपको पता होगा कौन सा विश्वविद्यालय, नालंदा। नालंदा बिहार में है, आपको पता होगा आप सभी को। नालंदा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, उत्तर गुप्त युग। ये जो उत्तर गुप्त युग है, ये उत्तर गुप्त युग शुरुआत कब हुआ था, इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पूछेगा उत्तर गुप्त युग की स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो 240 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 240 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 240 ईस्वी में हुई थी। और शुरुआत की किसने थी? उत्तर गुप्त युग की शुरुआत की किसने थी, अगर प्रश्न पूछेगा तो शुरुआत जिसने की थी उनका नाम क्या था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने उत्तर गुप्त युग की शुरुआत की थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने उत्तर गुप्त युग की शुरुआत की थी। इसे याद कैसे रखेंगे? आपके घर में जो आपके जो बड़े होते हैं उनके नाम के आगे आप श्री लगाते हैं अपने पापा के नाम के। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम पवन कुमार हुआ, उनके नाम आप क्या लगाएंगे? किसी से बताएंगे तो श्री पवन कुमार बताते हैं। लेकिन ये जो श्री रहता है वो छुपा रहता है। आखिर उनके मम्मी पापा जब उनका नाम रखे तो सिर्फ पवन रखे, आप जब आए तो आपने उन्हें श्री पवन कुमार, आप कहीं भी लिखते हैं बताते हैं लोगों से। तो ये जो श्री है वो छुपा हुआ है, गुप्त है। तो इससे आप याद रख सकते हैं जो श्री होता है वो गुप्त होता है। तो असल में ये जो श्री है वो श्रीगुप्त है। ठीक है, जो श्रीगुप्त हैं वो कौन है? गुप्त वंश के जो हैं ये संस्थापक हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि से की गई है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? कविराज के नाम से जाना जाता है। और समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से क्यों जाना जाता है? इन्हें वीणा वादना बड़ा पसंद था। ये वीणा वादना इन्हें बहुत पसंद था, इसीलिए भी इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। इनके सिक्के पर अक्सर आप देखेंगे कि पीछे जो रहता था वो वीणा बजाते हुए इन्हें पाया गया, इसीलिए भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि नेपोलियन जो है वह फ्रांस का था। कहाँ का था? नेपोलियन फ्रांस का था। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान से मानते हैं, किसे मानते हैं भाई? धन्वंतरी को मानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? हमने 3 तक कर लिया था कंप्लीट, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। तो पहला ज्ञात शासक कौन सा था, आपको बताना है। तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन सा था, आपको बताया कि श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त कैसे? प्रथम है। श्री कैसे आता है? प्रथम आता है, सबसे पहले आता है। किसी भी नाम के पहले आता है, किसी भी चीज़ के पहले आता है, श्री पहले आता है। तो गुप्त शासक का पहला कौन था? श्री था। हम इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ? तो भारत का जो व्यापार था, जब ये रोम आक्रमण हुआ उस समय गुप्त वंश था, तो ये रोम आक्रमण हमारा चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और किन्होंने किया था? हुडो द्वारा हुआ था। ये हुडो द्वारा हुआ था, हमेशा याद रखिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? किसके युग के साथ? आर्यभट्ट किसके समय थे? गुप्त वंश के समय थे। वराहमिहिर भी गुप्त वंश के समय थे। तो क्या होगा आंसर हमारा? गुप्त वंश हो गया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है? समुद्रगुप्त की है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, समुद्रगुप्त किस नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके सिक्के जो होते पीछे ये वीणा बजाते हुए इन्हें पाए गए, इसलिए इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? फाहियान कौन सा था? चीनी यात्री था। और किस गुप्त शासनकाल के दौरान भारत आया था, आपको बताना है। तो ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आप बचपन में देखते होंगे, विक्रम और बेताल आता था, एक सीरियल आता था विक्रम बेताल का। तो जो उसमें जो विक्रम था ना, वही चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य।
ये गुप्त वंश के ही थे, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है इनको। तो आपको हमेशा याद रखना है कि विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। विक्रम नाम आप समझ गए होंगे, विक्रम और बेताल जो बचपन का था। अगले क्वेश्चन की तरफ आप जाएं तो 9वां क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको वो बताना जो कथन सही नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको बताना है। तो पहला, उन्होंने मुख्यतः उत्तर धाम माध्यम में भारत के भागोत्तर पर शासन किया था, उत्तर भाग पे उन्होंने शासन किया था। मैं एक बार आपको दिखा दूं कि गुप्त एम्पायर कहाँ से कहाँ तक था। आप देख पा रहे होंगे गुप्त एम्पायर, आप देख पा रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ तक था। ये पूरा गुप्त एम्पायर है, देख रहे हैं, भारत के ऊपरी हिस्से पर पहला भारत, आप पहले भारत का नक्शा देंगे तो ये पाकिस्तान वाकिस्तान और उधर के सारे हिस्से भारत में ही आते थे। तो ये जो ये पूरा भारत पहले यहाँ तक था। आप एक बात जान जाइए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर दूँ थोड़ा सा अपना, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये भारत यहाँ तक है, ये जो भारत है वो यहाँ तक है, ये पूरा भारत के अंतर्गत आ रहा है। और ये हमारा भारत यहाँ तक, गौरवशाली भारत यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, आप देख पा रहे हैं। और ये जो फैलाव है, इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैलाव में जो गुप्त साम्राज्य था वो यहाँ तक था। गुप्त साम्राज्य हमारा यहाँ तक था और ये यहाँ तक था। ये इतना पूरा उत्तरी भाग पर गुप्त साम्राज्य का राज्य था। और भारत कहाँ तक फैला था, भारत मैंने अभी दिखाया कि आपका भारत, ये जो है हमारा जो भारत है ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन भूरे रंग का हिस्सा दिख रहे हैं, यहाँ तक पूरा भारत फैला हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यानी कि ये भी सही हुआ, उत्तर मध्य भारत तक तो फैला ही हुआ था, ये भी हो गया। राजपद दत्ता और सिंहनाथ दास सबसे बड़े पुत्र गुमलापात, ये गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि श्रीगुप्त सबसे पहले थे, बड़े थे और उन्होंने ही शुरुआत किया था। तो और न्याय प्रणाली इसकी सही थी, भूमि विधि और व्यापार में व्यवहारिक करों में कमी भी थी, बहुत गौरवशाली था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा, हम चलते हैं उसकी तरफ। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कालिदास किसके राज कवि थे? कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के कालिदास राज कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने जो आ गया है वो है गुप्त वंश के बारे में, कि गुप्त वंश का प्रवर्तक कौन था। प्रवर्तक का मतलब ही होता है, मैंने अभी बताया, संस्थापक। तो संस्थापक कौन था? कई बार बता रहा हूँ मैं आपको, श्रीगुप्त। श्री का मतलब किसी भी नाम के पहले आने वाला जो अक्षर होता है वो श्री होता है। श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश अपनी कला और स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो कला और स्थापत्य इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? सरकारी भाषा का मतलब यहाँ पे ये भाषा हो गई कि जिस भाषा में वो लोग लिखते थे, कोई भी लेख हो गया, कोई भी पत्र हो गया, कोई पत्र व्यवहार करना है जनता के साथ, तो वो कौन सी भाषा में किया जाता था? तो गुप्त शासकों का जो सरकारी भाषा थी वो मैं बताना चाहूँगा क्या थी, वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। एक बार और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, गुप्त शासक की स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो 240 ईस्वी में हुई थी। मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको ऐड करके बताना चाहूँगा, ये नाम आप याद रख लीजिए, जो आपको कभी भी हिस्ट्री के दौरान पूछे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। जो सबसे फेमस नाम है, उनकी जो श्रृंखलाएँ हैं, सबसे पहले जो आए थे वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो आए थे वो थे घटोत्कच। ठीक है, उसके बाद जो आए थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्र में ऐसे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट। इसके बाद जो आए थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये फेमस नाम की श्रृंखलाओं के दौरान पे रखा गया है। इसके बाद जो आएंगे वो कौन थे? समुद्रगुप्त। आपको कम से कम यहाँ तक तो याद ही रहना चाहिए, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। और कैसे याद करना है? श्री पहले हैं, घटोत्कच हैं, चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय को तो आप आराम से ऐड कर सकते हैं, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। इसके बाद कौन है? समुद्रगुप्त द्वितीय है, सॉरी समुद्रगुप्त है। ठीक है, इतना आपको याद करना है। तो इतना श्रीगुप्त के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे गुप्त शासकों की सरकारी भाषा तक, यानी 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था 13 तक। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ था? कभी भी गणितज्ञ की बात आए तो भारत के जो सबसे महान गणितज्ञों में से एक हैं, आपको सभी पता है, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, वो गुप्त वंश के समय के थे, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट थे। वराहमिहिर भी थे, से गुप्त वंश के ही थे। इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा, वराहमिहिर पर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? विक्रमादित्य अभी मैं बता रहा हूँ, विक्रम और बेताल कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे।
निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये लोग तो बहुत बाद में आए थे, बहुत बाद में आए थे। ठीक है, मैं इनके बारे में भी अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गुप्त संवत निम्नलिखित के द्वारा स्थापित किया गया था। गुप्त संवत, अगला क्वेश्चन गुप्त संवत, यहाँ गुप्त वंश नहीं है, आप ध्यान से समझिए। संवत का मतलब क्या होता है? कैलेंडर। जो कैलेंडर था वो किसने स्थापित किया था? कैलेंडर के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कैलेंडर किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट याद रखना है, चंद्रगुप्त यहाँ पे फर्स्ट दिया भी है, तो कैलेंडर आपका किसने स्थापित किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने स्थापित किया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल बहुत क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो किसके सिक्के जारी किए गए थे? सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे, तो स्वर्ण युग भी कहा जाता है गुप्त काल को। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? मैं कई बार बता चुका आपको कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, और विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। मैंने कई बार बता दिया वीडियो में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बिना समय गवाए। गुप्त काल किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? अभी मैंने बताया सोने के। अगला क्वेश्चन जो, अच्छा हम 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। मैंने बताया भी आपको समुद्रगुप्त के बारे में, मैंने संगीत से बड़ा प्रेम था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय के थे और हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? प्रयाग में, आपको पता होगा, जाया करते थे हर्षवर्धन, हर्ष जी, और अपना सब कुछ लगभग सर्वस्व दान कर दिया करते थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। आपको हमेशा याद रखना है इस बात को। एक सेकंड। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, कादम्बरी के लेखक ये नहीं है, हर्षवर्धन नहीं है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट साहब जी हैं। ये क्वेश्चन किसकी वजह से हो गया? बाणभट्ट होंगे, बाणभट्ट होंगे। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, आपको हमेशा याद रखना है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलें। एक महान रोमानी का मैं बता चुका हूँ कौन है, बाणभट्ट है। कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? चार हैं, जिनमें से जिनकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी वो कौन सी है? तो जिनकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी वो क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। रत्नावली की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने की है। प्रियदर्शिका की है, नागानंद की है। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हुए सांग के सम्मान में की गई थी हर्ष द्वारा आयोजित ये जो कन्नौज सभा थी। तो ये था आज का आपका वीडियो। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप एसएससी बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंक या रेलवे की तैयारी आप कर रहे हैं और आप इसकी तैयारी निःशुल्क करना चाहते हैं, बिना किसी पैसे के करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे जो चैनल के जो सबसे 2 मेंबर्स हैं, हम 3 टोटल मेंबर होते हैं इस पूरे चैनल को जो चलाते जो शिवम जी हैं और प्रियांशु जी, ये आपकी हमेशा हेल्प में हमेशा रहेंगे। आप कभी भी नीचे कमेंट करिए, हमेशा हम में से कोई ना तो कोई आपको जवाब देगा। आप एसएससी बैंक या रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, और अगर आप एक लगन से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे आप आर्मी के उस पर आप तैयारी करना चाहते हो, या एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप तैयारी के साथ साथ अगर आप पढ़ाना भी चाहते हैं तो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और ऐसे ही अभी सिर्फ 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, ये पार्ट 1 था। मैं टोटल 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लाऊंगा अगले वीडियो में, और क्वेश्चन बढ़ेंगे, 50-100 क्वेश्चन होंगे। तो पूरा वीडियो देखें ताकि आपका 1000 वीडियो कंप्लीट हो जाए। छोटे छोटे वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि लोग देख के बोर ना हो। अक्सर लंबा वीडियो रहता है तो बच्चे उसे छोड़ देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा वीडियो देखिए, हल्का हल्का समझिए। मैं हिस्ट्री के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा। ये सिर्फ हिस्ट्री का था। जीएस में जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा वो सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं रहेगा। अगला जो रहेगा वो बायोलॉजी से रहेगा, उसके बाद ज्योग्राफी से रहेगा, और अलग अलग सब्जेक्ट से भी रहेगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।